नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज की नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये हो जाएगा 97% भाग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं। ये वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, तो ये सही है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, ये भी सही है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, ये इसका असत्य होगा। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है, तो ये हो जाएगा जलवाष्प वायुमंडल का स्थायी तत्व है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगी आर्गन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, तो ये होता है पृथ्वी से विकिरण द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो चलिए मैच करते हैं। फर्स्ट पे हो जाएगा नाइट्रोजन, सेकंड पे हो जाएगा ऑक्सीजन, थर्ड पे आर्गन, 4 पे कार्बन डाइऑक्साइड और 5 पे नियोन। तो ये होगा 1 3 4 2 5, 1 3 4 2 5 सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78.3%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल। ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि सबसे नीचे वाला शोभ मंडल होता है जिसे परिवर्तन मंडल कहा जाता है। ये तो इसी एक में ही है, बी ऑप्शन में, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल को शोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो यह है तापमान, मुख्य आधार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ये हो जाएगी 14 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। किस ऋतु में शोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो ये हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में शोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक 166 मीटर हेतु, मतलब 166 मीटर जैसे ही ऊपर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, सी इसका सही आंसर होगा। शोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोभ सीमा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोभ मंडल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहां घटित होती हैं? तो ये हो जाएगा शोभ मंडल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शोभ मंडल ट्रोपोस्फियर वायुमंडल का निचला स्तर है, जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है, तो ये हो जाएगा 10 मील तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोभ मंडल में। जितने भी मौसमी संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वह सभी शोभ मंडल में होती हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परिवर्तन मंडल या शोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। समताप मंडल में तापमान में तथा वायु दाब में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। समताप मंडल में वायु दाब हमेशा समान रहता है, इसीलिए यहां पर एरोप्लेन आदि उड़ाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन परत मुख्यतः कहां पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, तो ये हो जाएगा ओजोन मंडल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही आंसर होगा, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, यह सही बात है। समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, यह गलत है। समताप मंडल की सीमा मध्य मंडल से मिलती है। इस मंडल में बादलों का अभाव होता है, यह भी सही है। इस मंडल में धूल कण और जलवाष्प की मात्रा काफी कम होती है, यह भी सही है। तो बी इसका असत्य कथन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। यह छिद्र अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थिर होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल। संचार उपग्रह आयन मंडल में स्थिर होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है, तो यह हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं, तो यह हो जाएगा F परत से परावर्तित होकर वापस आती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटोपोज, मेसोपोज, स्ट्रेटोपोज और ट्रोपोपोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोभ मंडल में। शोभ मंडल में सबसे ज्यादा जलवाष्प होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है, तो यह हो जाएगा शोभ मंडल को। हवाई जहाज डैश में उड़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है, तो इसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। चलिए एक बार इन परतों के बारे में बता देता हूं। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, शोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, मध्य मंडल जिसे मेसोस्फियर कहते हैं, आयन मंडल जिसे आयनोस्फियर कहते हैं और बहिर्मंडल जिसे एक्सोस्फियर कहते हैं। सबसे पहली परत पृथ्वी की तरफ से शोभ मंडल होती है और सबसे अंतिम परत बहिर्मंडल होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहां पर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है, तो यह होता है 1013.25 मिली बार। औसत वायु दाब को मिली बार में मापते हैं, ध्यान रखिएगा। वायु दाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है, तो जब वायु ठंडी तथा शुष्क होती है तो वायु दाब सर्वाधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तूफानी मौसम का। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब घटता जाता है तथा वायुदाब तथा टेम्परेचर का विपरीत संबंध होता है।
अगर वायु दाब बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा, अगर वायु दाब घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य वायु दाब पाया जाता है, तो ये होता है सागर तल पर। सामान्य वायु दाब होता है 1013.25 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, सागर तल पर वायु दाब अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है। वायु दाब को मिलीबार में मापा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। किसी भी स्थान पर वायु दाब 2 बार बढ़ता एवं 2 बार घटता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, चलिए। वायु दाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायु दाब उच्चावच कहते हैं, बिल्कुल सही है। वायु दाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायु दाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोब पर दाब कटिबंधों प्रेशर बेल्ट्स की संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगी 7। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या 7 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विषुवत या निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो यह हो जाएगा 5 डिग्री। विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक मिलता है निम्न दाब पेटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डोल ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है, तो यह होता है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को डोल ड्रम पेटी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न दाब एवं शांत पवने डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के दोनों ओर। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? तो ये हो जाएंगे उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी में विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर सौभमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन परत पृथ्वी के करीब ऊंचाई पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर। ओजोन परत लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जेट धाराएं प्राय कहां पर पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोभ सीमा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है, तो ये हो जाएंगे 5। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है 5, जो अभी अभी हमने देखी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं, आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही आरोही क्रम, मतलब चढ़ता क्रम, पहले सबसे कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, ऐसे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हो जाएगी हीलियम, फिर हो जाएगी नियोन, फिर होगी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर होगी आर्गन। तो 3, 2, 4, 1 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तापमान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शोभ मंडल में तापमान 6.4 डिग्री प्रति किलोमीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ घटता है। तो ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्यापारिक हवाएं ट्रेड विंड्स किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्व अक्षांश से विषुवत अक्षांश की ओर, अश्व अक्षांशों से विषुवत अक्षांशों की ओर बहती हैं व्यापारिक पवनें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारिक पवनें उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्यापारिक हवाएं होती हैं, तो ये होती हैं नियमित एवं स्थिर। व्यापारिक हवाएं नियमित एवं स्थिर होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं सनातनी पवनें। एक पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रभावित होती रहती हैं सनातनी पवन। उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो इन्हें कहा जाता है व्यापारिक पवनें। उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर व्यापारिक पवनें
चलती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्यापारिक पवनें कहां से चलती हैं? तो ये हो जाएगा उपोष्ण उच्च दाब से। व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साटा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं। दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पवनों को गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साटा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दहाड़ता चालीसा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवाओं को दहाड़ता चालीसा कहते हैं। 40 डिग्री अक्षांश, ध्यान रखिएगा। भयंकर पचासा चलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर भयंकर पचासा चलते हैं। चीखता साटा पवन प्रभावित होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के निकट। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट दहाड़ता चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर भयंकर पचासा और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखता साटा पवनें चलती हैं। ये तीनों ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसून शब्द का तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवाओं के रुख का बदलना, मानसून शब्द का सही अर्थ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्मी का तापमान कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है फोन। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली शुष्क स्थानीय पवनों को फोन कहा जाता है। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है पंपीरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो इन्हें कहा जाता है नॉर्वेस्टर। न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? तो इन्हें कहा जाता है चिनुक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं, खमसिन मिस्र, ये सही है। सिराको इटली, बिल्कुल सही है। गिबिली लीबिया, ये भी सही है। चिनुक चीन, ये गलत है क्योंकि चिनुक चीन में नहीं है, यूएसए में है, यूएसए तथा कनाडा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप में जूरा पर्वत से जिनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कहा जाता है जोरोन पवनें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है चिनुक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खमसिन। मिस्ट्रल, बोरा और ब्लिजार्ड स्थानीय ठंडी हवाएं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चिनुक है एक, तो चिनुक एक स्थानीय हवा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं, फोन आल्प्स पर्वत सही है, मिस्ट्रल राइन घाटी सही है, खमसिन मिस्र ये भी सही है, बोरा पोलैंड ये गलत है, तो ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्थानीय हवा और देश। चलिए मैच करते हैं इनको। चिनुक अमेरिका की है। सिराको अभी मैंने पढ़ा था, इटली की है। ब्रिक फिल्डर, चलिए इसे छोड़ दीजिए, चलो फिर डी मैच करते हैं। मिस्ट्रल है फ्रांस की, तो ए का 1 बी का 4, ए का 1 बी का 4 और डी का 3, तो ये ए निकल के सही आंसर आ गया। ए का फर्स्ट इन दो में ही है, ए और बी में, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। फिर देखते हैं कि बी का 4 इन दोनों में है। फिर देखते हैं डी का 3 सिर्फ ए में है, तो ब्रिक फिल्डर कहां पर हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे मैच करके देख लीजिए, ऐसे ही आंसर निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती हैं? तो ये हो जाएगा सिराको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमबख्शी के नाम से जानी जाती हैं? तो इन्हें कहा जाता है चिनुक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हरमटन। हरमटन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? तो ये हो जाएगा हरमटन वायु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती हैं? तो ये हो जाएंगी सांता अना पवने, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से युगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रभावित होती हैं? तो ये हो जाएंगी बोरा पवने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पछुआ हवाएं वे हवाएं होती हैं जो पछुआ जो भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य बहती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समुद्री समीर बहती है। तो समुद्री समीर दिन में बहती हैं और ये समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली पवनें हैं। समुद्री समीर समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं और दिन के समय में बहती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और एक और होती है स्थलीय समीर। स्थलीय समीर रात में बहती हैं और ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा ब्लिजार्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विली विली हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन हो जाएगा अमेरिका में। टाइफून हो जाएगा फिलीपींस में। और ये टाइफून फिलीपींस में नहीं, टाइफून होगा चीन में। फिर से मैच कर लेते हैं, विली ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन अमेरिका में, टाइफून चीन में और बाग्यो फिलीपींस में। विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन अमेरिका, टाइफून चीन, बाग्यो फिलीपींस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन उड़ती है। तो यह हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं? तो ये हो जाएंगी सिरोको पवनें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम है उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी। ऑप्शन ए, डोलड्रम एक उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है जो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? तो सिरोको एक स्थानीय पवन के लिए प्रयुक्त होने वाला नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब के होने से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आकर्षित होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।